हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है हम लोगों का। किसका क्रैश कोर्स चल रहा है? 11th इंट्रेंस साइंस, सॉरी साइंस नहीं, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। और उसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ? एसएसटी पढ़ाता हूँ, और बहुत ही फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फास्ट पढ़ाते हैं, पता है हमको। फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि अगर एक वीडियो को अगर हम जिस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं, अगर उस तरह पढ़ाएं तो पूरा महीना लगाते थे हम क्लास में पढ़ाने में। हमको याद है ऑफलाइन जो हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ चलता है, एजुकेशन अड्डा ऑफलाइन वाला, तो वहाँ हम एसएसटी पढ़ाते थे। तो एक महीना में एक चैप्टर खत्म करते थे, ऐसा हम पढ़ाते थे। हाँ, वीक में एक दिन ही पढ़ाते थे, लेकिन मतलब 4 से 5 क्लास, यानी कि 4 से 5 घंटा। ये चैप्टर पढ़ाने में हमको 4 से 5 घंटा लगता था। लेकिन हमको क्रैश कोर्स करना है, हमको क्वेश्चन बनाने हैं, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा हमको वास्ट सिलेबस नहीं करना है, शॉर्ट में निपटाना है। इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास होने वाला है, हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। हिस्ट्री का कौन सा क्लास होने वाला है? हिस्ट्री का ये चैप्टर हमारा 3-4 होने वाला है ना। पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर दूसरा नाजिज्म, और फिर तीसरा राइज ऑफ यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, और चौथा नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। क्यों हिस्ट्री पढ़ाया जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये चल रहा है अभी सीरीज, ये अभी फ्लो चल रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी ताज़ा याद है, इसलिए इसको पढ़ाते जा रहे हैं ताकि आप इसको एक ही चैप्टर मानो। अब बोलोगे सर 4 चैप्टर को एक चैप्टर कैसे माने? तो अभी हम आपको बताते हैं 4 चैप्टर को कैसे हम एक चैप्टर माने। ठीक है, अब देखते हैं ये वीडियो एक पार्ट में होता है या 2 पार्ट में हो, तो अभी पढ़ाने की स्पीड से ही पता चलेगा। अगर हम तेज़ पढ़ा दिए तो एक पार्ट में पढ़ा देंगे, अगर तेज़ नहीं पढ़ाएं तो 2 पार्ट में पढ़ा सकते हैं आपको। डरिए मत कि सर अभी एक चैप्टर आप इतना दिन में पढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा सिलेबस खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, हम सिलेबस खत्म करेंगे। अभी थोड़ा स्लो है, मानते हैं, अभी थोड़ा तबीयत मेरा ढील चल रहा है। और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा जो काम है, जैसे आज अलीगढ़ जंक्शन हमारा बैच लॉन्च हुआ, तो इन सब में भी थोड़ा सा हम बिजी हो जाते हैं। ठीक है, सारे लोग, टीचर लोग सारे बिजी हो जाते हैं उसमें, इसलिए अभी सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। थोड़ा अभी माहौल बनाइए, अभी मैथ को ख़त्म करिए, है ना। मैथ का टेस्ट वेस्ट दीजिए, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट बनाइए, और फिर इंडो पढ़िए, जीके पढ़िए। अभी थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए। जब ये सब चीज़ आपका पूरा हो जाएगा तब एसएसटी पढ़ना है, और फाड़ के पढ़ना है एसएसटी। ठीक है, इसलिए एसएसटी अभी अभी जानबूझ के हम स्लो पढ़ा रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर नहीं लेते हैं, आधा चैप्टर लेते हैं, लेकिन आगे जाके एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, इत्मीनान से पढ़िए, और इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि 30 दिन है, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और शुरू करते हैं हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। और उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर क्यों मैंने बोला कि एक चैप्टर है ये। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं। देखिए, आखिर क्यों मैंने इसको बोला कि ये एक चैप्टर है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, हिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्या है हमारा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये हमारा, और इसको हमने पढ़ा था। तो ये जो भी था, इसके वजह से हमारा क्या हुआ? यूरोप में नेशनलिज्म हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया। अब जब नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, क्या हो गया? जब नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया हमारा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मतलब इस चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कहाँ किया? इस चैप्टर को हमने ख़त्म किया वर्ल्ड वार पे। जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? बल्कन रीजन वाला, है ना। बल्कन रीजन था, और जिसके वजह से जो छोटी मोटी बल्कन रीजन थी, ठीक है, वहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था, ग्रेट पावर उसमें घुस गई थी। तो नेशनलिज्म इन यूरोप का जो ख़त्म हुआ, वो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर WW1 हो गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 हो गया था। तो जैसे ही वर्ल्ड वार 1 हुआ, तो उस वर्ल्ड वार 1 के चक्कर में उसका इम्पैक्ट पड़ा था हमारे जर्मनी पे, और वहाँ पर से हम लोगों ने चैप्टर कौन सा शुरू किया था? नाजिज्म वाला, एंड द राइज ऑफ हिटलर, है ना। यही था ना भैया, हिटलर। ये चैप्टर था हमारा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जहाँ पर से हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था कि कैसे कैसे सेंट्रल पावर और अलाइज पावर में वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद अलाइज पावर हार गई, और अलाइज पावर के हारने के बाद जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को थोप दिया गया, जिसके वजह से उसका ग्रेट डिप्रेशन, ईयर ऑफ मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा था। अब ये तो चलो कहाँ पड़ गया था? ये वाला जो इम्पैक्ट पड़ा था हमारा, ये पड़ गया था जर्मनी पे। जर्मनी पे इम्पैक्ट पड़ गया था, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, वो हम लोग का मोस्टली चैप्टर जर्मनी को ही नज़र में रख के किए थे। अब जब इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किसका?
वर्ल्ड वॉर का जब इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर का जब इंडिया पे, वर्ल्ड वॉर वन का जब इंडिया, देखो नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हो गया। अब वर्ल्ड वॉर का जब इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो जाएगा। तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया पे, और कैसे कैसे इंडिया में नेशनलिज्म का थिंकिंग फैला। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, इसको क्यों समझिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको, मतलब कैसे इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ज़रा क्या बोलना चाह रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ, और नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का अंत होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट जो हुआ था जर्मनी पे पड़ा था, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसके बाद हम लोग इंडिया का इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं आज, और हम लोग का ये चैप्टर होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस पूरे को आप एक चैप्टर समझिए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे हम। ठीक है, अकेले रिकॉर्डिंग करते हैं तो डर लगता है कहीं, एक बार ऐसा हुआ था कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिए और नाजिज्म वाला, और पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा होता है मेरे साथ, थोड़ा अभी न्यूब है। ठीक है, देखिए तो क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वन जो है उसके वजह, वन नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फैल गया, नेशनलिज्म देशभक्ति वाला प्रेम आ गया, जिसका एंड हो गया था हमारा वर्ल्ड वॉर वन पे, और उस वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट पड़ा था हमारा, तो हम लोगों ने नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ लिया, जर्मनी पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो जब इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वन का इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। आज इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए देखिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा सेव हो जाइए, हाँ सेव कर लेते हैं, आप लोगों के लिए सेव करते हैं। देखिए तो क्या है ये चैप्टर हम लोग का, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये क्या है कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, आपको पता ही है नेशन स्टेट का आइडिया। अभी जो इंडिया है वो एंटी कॉलोनियल पीरियड में चल रहा है, मतलब कि ब्रिटिश जो है अभी रूल कर रहा है, इसको कॉलोनी बनाया हुआ है। तो ये जो पीरियड चल रहा है वो एंटी कॉलोनियल पीरियड चल रहा है, कॉलोनिज्म वाला टाइम चल रहा है। तो इस टाइम में आइडिया ऑफ नेशन का स्टेट, मतलब सॉरी आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का थिंकिंग कैसे आया वो पढ़ना है हम लोग को, और कैसे लोगों को पता चला, कैसे लोगों को पता चला अपने कॉमन आइडेंटिटी के बारे में, किसके बारे में, अपने कॉमन आइडेंटिटी के बारे में, और अपने बिलोंगनेस के बारे में कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि नेशन स्टेट का आइडिया कहाँ से इमर्ज हुआ, और कैसे पता चला कॉमन आइडेंटिटी, क्या क्या इवेंट हुए जिससे हम लोग को पता चला कि हम लोग का कॉमन आइडेंटिटी है। सारे देश जो हैं वो इंडियन लोग, मतलब इंडिया में जितने भी सिविलियन हैं, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के हों, तो वो इंडियन हैं, और वो सब हम लोग आपस में बिलोंग करते हैं। और जो हम लोगों पर रूल कर रहा है, जो हमारे पे, जो हम लोग कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो चला रहा है हमारे कंट्री को, वो हम लोग से नहीं है, वो कोई और है, वो ब्रिटिश है। ठीक है, तो क्या ये सब कैसे इमर्ज हुआ, तो न्यू सिंबल्स, आइकन्स एंड न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज। देखो ये रोमांटिक इमेजिनेशन वाला थिंकिंग है, ये भी चैप्टर समझा नहीं रहे, बस आपको ये समझिए कि कैसे कैसे फैला। ठीक है, सबसे पहले कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगनेस के बारे में सब जागरूक हुआ कि ये लोग हमारे अपने हैं, ये इंडियन हमारे अपने हैं। वो बात अलग है कि मराठा है, ये मुगल है, मतलब मुगल छोड़ो, वो मराठा है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ठीक है, वो दलित है। तो वो सब बाद में, पहले हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग का कॉमन आइडेंटिटी वी आर इंडियन है, और हम लोग के इंडियन का एक नेशन स्टेट होना चाहिए जिसको ब्रिटिश रूल कर रहा है। ठीक है, बिलोंगनेस मतलब हम लोग कहाँ से आए हैं, बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इसको कैसे इमर्ज किया, रोमांटिक इमेजिनेशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज। ठीक है, ये से यहाँ से ये सब चीज़ का मदद लिया गया, सिंबल्स का मदद लिया गया, आइकन्स का मदद लिया गया। ठीक है, न्यू सॉन्ग्स का मतलब वही वो जो आपको पढ़ाए थे हम रोमांटिक इमेजिनेशन में, आइडियाज। ठीक है, हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज टू इंडिया। तो हम लोग को यही पढ़ना है कि आखिर ये सब चीज़ कैसे आदमी के दिमाग में आया। देखो यूरोप में नेशनलिज्म हुआ था तो उसमें तो पूरा का पूरा हाथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का था। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म वाला, नेशन स्टेट वाला जो थिंकिंग आया, कॉमन आइडेंटिटी वाला ये सब जो थिंकिंग आया, तो ये सब आखिर कैसे यहाँ के लोगों में आया,
कैसे ये जागरूकता कहाँ से आया, ये जो न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग, न्यू आइडियाज़, ये सब का हेल्प लेके वो लोग जब अपना नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनके अंदर ये मतलब ये कॉन्शियसनेस, जागरूकता कहाँ से आया, हम लोग को वो पढ़ना है। वहाँ यूरोप वाले केस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, ठीक है। वन कॉमन पॉइंट फॉर डेवलपमेंट नेशनलिज्म इन कॉलोनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि एक कॉमन पॉइंट था जिससे कि सारे लोग अपने आप को बिलोंग समझते थे एक चीज से, वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब सरकार सबको डैमेज कर रही है, सरकार हिंदू को भी डैमेज कर रही है, सरकार मुस्लिम को भी डैमेज कर रही है, सरकार लो प्रोफाइल को भी, मतलब गरीब को भी डैमेज कर रही है, सरकार रिच पर्सन को भी डैमेज कर रही है। तो इन लोगों को लगा कि हम लोग का ये एक बिलोंगनेस है, ये एक हम लोग का कॉमन पॉइंट है कि हम लोग सबको परेशान कर रही है, तो सब लोग मिल के हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं सरकार के, मतलब ब्रिटिश के, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के। तो ये एक हमारा कॉमन पॉइंट था कि जो नेशनलिज्म वाला जो थिंकिंग आया, सबसे पहला कॉमन पॉइंट ये आया कि जब सबको परेशान करने लगा तो सबको यह समझ में आने लगा कि हम सब एक हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, हम लोग परेशान वाले ग्रुप में से हैं और जो परेशान कर रहा है वो दूसरे ग्रुप में से है, तो वो अलग है और हम लोग अलग हैं। तो ये यहां पर से बात समझ में आता है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड, हाँ मतलब हम लोग को ऑपरेस किया जा रहा है, प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड। तो आपस में हम लोग को समझ में आएगा, अच्छा तुम भी मार खाए थे, कभी तुमने देखा होगा क्लास में कि एक बच्चा पिट जाता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा भी पिट जाता है और एक तीसरा बच्चा नहीं पिटता है। तीन दोस्त में क्लास में दो पिट जाता है और एक नहीं पिटता है, तो जो दो पिट जाता है वो लोग में दोस्ती हो जाता है, और जो नहीं पिटता है वो उससे हम लोग बोलते हैं जाओ जाओ दोस्ती खत्म हो गया तुम्हारे से, ठीक है, तुम नहीं पिटे, तुम हमारे में से ग्रुप में से अलग हो, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, टीचर से मतलब क्या बोलते हैं, पीछे बैठ के टीचर को बुरा भला कहने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ऑपरेस्ड वाला फीलिंग आता है कि हाँ हम दोनों पे ऑपरेस्ड हो गया, और जिस पे नहीं हुआ वो अलग क्लास है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यही कि यहाँ पर ऑपरेस्ड वाला फीलिंग आ गया कि हम लोगों को ऑपरेस किया जा रहा है। तो एक ये कॉमन पॉइंट आया नेशनलिज्म को मतलब आने के लिए, ठीक है। अभी नेशनलिज्म वाला आ ही रहा है अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट द नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड एवरी ग्रुप इज वाइड, हाँ लेकिन जो नोशन है, सबका जो नोशन है आज़ादी का, वो हर क्लास के लिए अलग हो गया। अब गरीब को आज़ादी क्या चाहिए कि उसका लगान माफ़ कर दिया जाए, दूसरा गरीब लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग का जो ठेकेदार जो है, ताल्लुकदार सब है, जिसको हम लोग टैक्स देते हैं, वो हमारा टैक्स रिलैक्सेशन कर दे। अच्छा अमीर लोग का क्या होगा, अमीर लोग को ये होगा कि हम लोग को जो डिसरिस्पेक्ट मिलता है वो हम लोग को रिस्पेक्ट मिल जाए, है ना। अमीर लोग को ये होता था कि उन लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। बाकी जो पुअर लोग थे उन लोग का क्या था, उन लोग का था कि हम लोग का रेवेन्यू रिलैक्सेशन हो जाए, हम लोग का टैक्स रिलैक्सेशन हो जाए। मतलब हर क्लास का अपना अलग अलग आज़ादी का, फ्रीडम का नोशन था, सोच आइडिया था अपना अलग अलग। तो ये आपको हम एक तरह का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। तो एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है, सबसे शुरू वाला अगर देखा जाए यहाँ पर से, सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यानी कि सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड, मतलब हम लोग को ऑपरेस किया जा रहा है, ये एक कॉमन पॉइंट था हमारा इन सबसे पहले कॉन्शियसनेस ऑफ इमरजेंस ऑफ इंडिया का, ठीक है, इमर्ज इन इंडिया का। अब ये आता है यहाँ पर कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले पढ़ना है नेशनलिज्म मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, कौन कौन से नेशनलिज्म मूवमेंट थे महात्मा गांधी के अंदर में, नॉन कॉपरेशन क्या है और उससे इश्यूज रिलेटेड टू क्या क्या है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, वो पढ़ना है हम लोग को। सिविल डिसोबीडियंस से पहले क्या था, बिफोर क्या था। हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस फोर्स्ड, कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस आया, मतलब कि अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग, हम लोग एक हैं, ये वाला थिंकिंग कहाँ से आया, और रिलेटेड इवेंट्स पढ़ना है हम लोग को, मेन तो ये पढ़ना है। देखो अब सुनने में तो बहुत भारी लग रहा हो, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। देखो तुमको क्या पढ़ना है, तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद से लेकर इंडिया में क्या क्या हुआ, बस मेरे मुंह से सुन लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में क्या क्या हुआ, कब तक, 1947 तक। मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग का इंट्रोडक्शन यही है। अगर हम लोग को देखा जाए कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 1914 से लेकर हम लोगों को 1947 तक हम लोग को यही पढ़ना है। ये हम लोग का चैप्टर है। 1914 से लेकर 1947 तक इंडिया में क्या क्या हुआ हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। अब इतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। भूल जाओ इंट्रोडक्शन, क्या हम बताएं नहीं बताएं तुम भूल जाओ। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब देशभक्ति इंडिया में कैसे आया, चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है नाम से, लेकिन बस आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 1914 से लेकर 1947 तक जितने भी इवेंट इंडिया में हुए हम लोग को वो सारा पढ़ना है। बस यही है चैप्टर और कुछ नहीं है, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिज्म, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिज्म, मतलब इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यही है हमारा चैप्टर। हम वही ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो नाजिम वाला हम लोग चैप्टर पढ़ लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हम लोगों का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लेंगे, बस हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए पहला बात ये बोल रहा है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्ज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सवाल है, क्वेश्चन आता था कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को भड़का दिया या फिर बढ़ावा दे दिया। किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म इन इंडिया में देश मतलब देश में नेशनलिज्म वाली, देशभक्ति वाली फीलिंग, अपना देश बनाने वाली फीलिंग, अपने देश को चलाने वाली फीलिंग कैसे फोर्स्ड कर दिया, कैसे बढ़ावा दे दिया वर्ल्ड वॉर वन ने। अब देखिए कैसे फोर्स्ड कर दिया, कैसे बढ़ावा दे दिया वर्ल्ड वॉर वन ने। अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक में, तो इसने दो सिचुएशन क्रिएट किया, एक इकोनॉमिक सिचुएशन और एक पॉलिटिकल सिचुएशन। कैसा सिचुएशन, एक इकोनॉमिक सिचुएशन और एक पॉलिटिकल सिचुएशन। जर्मनी का इंपैक्ट क्या पड़ा था, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन और एक इकोनॉमिक सिचुएशन। वहां साइकोलॉजिकल वर्ड आता है क्योंकि वहां जो है वो जर्मनी बेइज्जत हो गया था बेचारा, क्योंकि वो हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यहां ऐसा कुछ नहीं था, यहां पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, मतलब यहां के जो इंडियन में जो है वो पॉलिटिक्स इमर्ज हो गया। उससे पहले पॉलिटिक्स नहीं था, उससे पहले जो है वो ब्रिटिश चला रही थी, इंडियन उतने इन्वॉल्व नहीं थे, इंडियन उतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, तो ऐसा कुछ नहीं था इंडिया में। लेकिन जो इंपैक्ट पड़ता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में, क्या पड़ता है, इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट करता है। जर्मनी में क्या इंपैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वहां इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट करता है ना, यही था ना। अब देखिए, अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है, देखिए ये वर्ल्ड वॉर के बाद का बात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग का बात है, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर होता है तो ब्रिटेन को चाहिए था डिफेंस और एक्सपेंडिचर, क्या, डिफेंस और मतलब डिफेंस के खर्च, मतलब डिफेंस उसको करना है। वर्ल्ड वॉर देखो, वर्ल्ड वॉर ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड लड़ रहा था। अब इंग्लैंड डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ रहा था, लेकिन हम आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, EFR GHAI है ना, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, और GHI मतलब जर्मनी, हंगरी, और आई था क्या, ऑटोमन एम्पायर है ना, इटली, ठीक है। तो ये सब के बीच में जब वॉर चल रहा था, तो उस टाइम में इंग्लैंड को अपने जंग के लिए उसको ये सब चीज़ चाहिए था। क्या चाहिए था, ये बम बनाया हुआ है, मैनेज करिए थोड़ा सा बम जैसा लग नहीं रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, ये बम है, ये गन है, ठीक है, हमको यही वाला, मेरे के पास यही वाला गन है, ठीक है, ये बम है और ये वाला गन है, ठीक है। तो जब ये वाला बम और ये वाले गन की जब जरूरत पड़ी इंग्लैंड को, तो उसको अपने डिफेंस के लिए, मतलब जो वर्ल्ड वार में हो रहा है उसके बचाव के लिए या फिर अटैक के लिए, जो भी बोला जाए, तो उसको इन सब चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको फाइनेंस करना है इन सब चीज़ को, तो वो क्या करेगा, वो हेवी वॉर लोन्स लेगा, और बहुत सारा इसने लोन्स लिया, मतलब यूरोपियन कंट्री से बहुत सारा लोन्स लिया। अब जब यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन कंट्रीज से जब इंग्लैंड ने लोन लिया, तो अब उसको लोन चुकाना है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर का टाइम है, उसको लोन चुकाना है। तो उसने क्या किया, उसने इंडिया पर टैक्स इंक्रीज कर दिया। लो भैया, हर जगह टैक्स इंक्रीज होता है, मार होना शुरू है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में टैक्स इंक्रीज कर रहा था बेचारा। हाँ, तो क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के लिए इन सब चीज़ का मतलब वैल्यू बढ़ गया, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा खर्च हो गया, तो उसके लिए फाइनेंस करने के लिए उसने जो वॉर लोन्स लिए थे, और उस वॉर लोन्स के लिए उसने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया इंडिया में। कहाँ इंक्रीज कर दिया टैक्स को, इंडिया में। मतलब जंग लड़ रहा है इंग्लैंड, और वार लोन्स और इंक्रीज टैक्स कौन भर रहा है, इंडियन। अब क्या होता है, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज। अब जब टैक्स इंक्रीज कर गया, तो इंडिया के हर आदमी से टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, तो इंडिया का आदमी टैक्स बढ़ा, मतलब टैक्स ज़्यादा देने के लिए वो क्या चाहेगा कि हम अपना हर जगह पैसा बढ़ा दें। मतलब अगर एक दुकानदार है जिसके पास चावल की दुकान है, अगर उसको बोला गया है अब तुम टैक्स ज़्यादा दोगे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चावल का दाम बढ़ाएगा, उसको पैसा मिलेगा तब तो वो गवर्नमेंट को आगे टैक्स देगा। तो क्या हुआ, हर चीज़ का एसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब वो हर चीज़ जो मतलब आम जिंदगी में जरूरत है, उन सारे चीज़ को बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़, उसका दाम इंक्रीज कर गया, और डबल बिटवीन 1913 टू 1918। मतलब कि हर चीज़ का दाम 1913 से 1918 के बीच में डबल हो गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर 10 में मिल रहा है, तो उस टाइम में 20 में मिल रहा था इन सालों में। तो क्या होता है, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। तो लो भैया, आप लोग को एक याद आ गया होगा हार्डशिप वाला, है ना, हंगर हार्डशिप वाला। तो मतलब हिस्ट्री रिमेन्स कांस्टेंट, बात वही है, बस लोग जगह अलग है, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिया का क्या हालत हो जाता है, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो और अलग बात देखो,
सप्लाई फॉर सोल्जर फॉर वॉर। अब इंग्लैंड को वर्ल्ड वार के लिए सोल्जर चाहिए, इंग्लैंड को वर्ल्ड वार के लिए सोल्जर चाहिए, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया सोल्जर का, और जिसके वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ही नफरत फैल गया। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। देखो अभी तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तो इंडिया उतना सोचता ही नहीं था कि हम लोगों को कौन रूल कर रहा है, हम लोगों को कोई दूसरा रूल कर रहा है, हम लोगों का वो लोग मेरा आदमी नहीं है, वो लोग कोई और है, कुछ नहीं सोचता था। बस उन लोगों का सोचता था कि हम लोगों का किस्मत है, पहले राजा रूल करता था अब ब्रिटिश रूल कर रहा है, बस इसके दिमाग में और इंडियन के दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन जब ये सब चीज़ होने लगा और आदमी थोड़ा सा एजुकेटेड होने लगा तो उनको पता चलने लगा कि क्या हो रहा है, कौन हम पे रूल कर रहा है, कोई बाहर का आदमी हम पे रूल कर रहा है, हम लोग को गुलाम बना के रखे हुआ है। ठीक है, तो ये जब हुआ, जब उसने वर्ल्ड वार के टाइम में फोर्स रिक्रूटमेंट किया, मतलब कि वहां जंग हो रहा है, इंग्लैंड में जंग हो रहा है और मर रहा है कहां का आदमी? इंडिया का आदमी मर रहा है, इंडिया के बच्चे, इंडिया के नौजवान मर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब हर जगह नफरत फैल गया, हर जगह गुस्सा फैल गया। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ। क्रॉप फेलियर, लो सोने पे सुहागा, क्रॉप फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। और जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जब इन सब चीज़ का ज़रूरत बढ़ गया था वर्ल्ड वार में, बंदूक का, लोहा का, कारतूस का, बारूद का, गन पाउडर का, तो ये सब का चीज़ का जब भाव बढ़ जाता है, मतलब डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो रहा है, मतलब जंग है तो वहाँ तो खर्च होएगा ही, गोली तो गोली बनाना तो है ही है ना। तो बनाने के लिए इसने वॉर लोन लिया, पैसा लिया, उस पैसे से बनाने के लिए पूरा इंग्लैंड जो है वो मैन्युफैक्चर करने में भिड़ गया। अब पूरा इंग्लैंड का आदमी जो है वो गन वन बनाने में सब भिड़ गया, मैन्युफैक्चरिंग करने में भिड़ गया। कोई भी खेती बाड़ी पे ध्यान नहीं दिया कि देश खाएगा क्या। तो अब देश खाएगा क्या? अब तो सारा बिजनेस, सारा कंपनी, सारा एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ के सब क्या कर रहा है? बंदूक बंदूक बना रहा है। तो अब देश क्या खाएगा? तो देश जो इंडिया में उगाएगा उसको खाएगा, ये सोचा था ब्रिटिश ने। ये सोचा था कि जो इंडिया में उगेगा, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रो बेस्ड कंट्री, कृषि प्रधान देश, तो अब उसका जो मतलब जो भी है सारा अनाज वो खाएगा। लेकिन क्रॉप फेलियर होने की वजह से फूड का शॉर्टेज हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश बाज नहीं आता है, वो क्या करता है? डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स टुवर्ड यूरोप। सही बात है, वो पहले यही सोचा था क्योंकि वो सब ये काम कर रहा था। तो जब क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ये क्या करता है? सारा फूड का डाइवर्जन कर देता है। कहाँ? सारा फूड का डाइवर्जन कर देता है यूरोप में। मतलब पहले ही 50% अनाज उगा था, अब उसमें से 25% जो है वो लेके चला गया। कहाँ कहाँ? यूरोप। अब जो है यहाँ पर हमारा फेमाइन फैल जाता है, मतलब भुखमरी फैल जाता है कि इंसान, अब खाना ही नहीं बचा देश में तो खाएगा क्या, है ना। तो खाना देश का कम हो जाता है और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल जाता है। जैसे 1920 के टाइम में, जैसे 1920 छोड़ो 2020 में कोरोना फैला था, वैसे 1920 में ये इन्फ्लुएंजा हमारा फैल गया था, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा हमारा बीमारी फैल गया था। मतलब सोने पे सुहागा, है ना, देख रहे हो, सोने पे सुहागा पे सुहागा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको डाटा लिखा हुआ है कि 12 से 13 मिलियन लोग जो है उस टाइम में मरे थे। कुछ लोग इन्फ्लुएंजा से मरे थे, कुछ लोग जो है फेमाइन से, भुखमरी से मरे थे। ठीक है, तो देश का हालत देखो, 12 से 13 मिलियन, समझ में आता है? 12 से 13 मिलियन, हाँ, पीपुल डाइड। अब क्या होता है? तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, अब इतना बुरा हालत चल रहा है इंडिया में, तो इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर्स एंड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पर से जो है स्ट्रगल का एक नया मोड को एक्सेप्ट किया गया, छोड़ो उसको, न्यू लीडर्स का इमरजेंस हुआ। आप ये समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है? देश में नए लीडर का इमरजेंस आता है, मतलब लीडर लोग जो हैं वो खड़े होकर ब्रिटिश के खिलाफ अब बोलना शुरू करते हैं। इससे पहले लोगों को मतलब ही नहीं था कि कौन देश चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, कुछ नहीं। लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया लोगों के साथ, तो उन लोगों में एक लीडर वाला आया जो कि बोला गया कि अब हम लीड करेंगे अपने कम्युनिटी को, अब ब्रिटिश से हम लोग क्या करेंगे? यही सबको माफ करवाएंगे। अभी भी उनका नेशनल स्टेट वाला थिंकिंग नहीं है कि हम लोग को नेशन, हमको इंडिया चाहिए, इंडिया का बात अभी नहीं है। ठीक है, वो लोग बस ये चाह रहे हैं कि जो टैक्स है, टैक्स कम कर दो, फोर्स रिक्रूटमेंट आप मना कर दो, और डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स मत करो। ठीक है, ये मानना है। और यहाँ पर से क्या होता है? न्यू लीडर का इमरजेंस आता है, और यहीं पर से कहानी शुरू हो जाता है 1915, यानी कि महात्मा गांधी का इमरजेंस, यानी कि इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो आपको समझ में आया कहानी अगर देखा जाए बहुत बड़ा है, हम आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में समझा रहे हैं और सब कुछ समझा रहे हैं, शॉर्ट में और सब कुछ टू द पॉइंट है। आप उसको देखो, मेरा बात सुनो और दिमाग में हटा लो,
ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच में। इसने इंडिया में दो सिचुएशन क्रिएट कर दिया, एक इकोनॉमिक सिचुएशन, एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ पर इन डिफेंस मतलब डिफेंस वाले वेपन सब की खर्च ज़्यादा बढ़ गई, तो कंट्री जो है यूरोप जो है, जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, वो क्या करने लगा, वो फाइनेंस किया, वॉर लोन्स ले लिया, और वॉर लोन्स को भरने के लिए वो टैक्स इंक्रीज कर दिया इंडिया में। इंक्रीज टैक्स इन इंडिया लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इंक्रीज टैक्स इन इंडिया, क्या क्या टैक्स इंक्रीज कर दिया, कहाँ, इंडिया में इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज टैक्स इन इंडिया। अब इसके वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही कठिन बात हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि सारे जो चीज़ हैं उनका दाम जो है वो डबल हो जाता है 1913 और 1918 के बीच में। और सोने पे सुहागा क्या हो जाता है कि सप्लाई फॉर सोल्जर फॉर वॉर, यानी कि जो इंग्लैंड में वॉर के लिए सोल्जर की सप्लाई चाहिए उसको इंडिया से भर्ती करना शुरू करते हैं, वो भी ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में बहुत नफरत पैदा हो जाता है ब्रिटिश के खिलाफ। उसके बाद उसी साल क्रॉप फेलियर हो जाता है, फूड का शॉर्टेज हो जाता है, लेकिन फूड का शॉर्टेज होने के बावजूद जो इंग्लैंड है वो यहाँ का सारा फूड है 50% फूड या फिर जो भी 70% फूड सब यूरोप लेके चली आती है, क्योंकि उसको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ एग्रो बेस्ड कंट्री नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। तो वो क्या कर रही है, वो गन वन बनाने में बिजी है, खाना तो खिलाना ही है वहाँ के लोगों को, तो यहाँ का खाना छीन के वहाँ दे दिया, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल जाता है और फेमाइन भी हो जाता है, भुखमरी भी हो जाता है, जिससे 12 टू 13 मिलियन लोगों का मतलब मर जाते हैं उस टाइम में। और इसी का इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि कंट्री में लीडर का बात आता है, इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर। अब यहाँ पर से लीडर आएंगे जो लोगों को लीड करेंगे और अच्छाई और मतलब क्या अच्छा है क्या ख़राब है वो बात बोलेंगे। जैसे आप लोगों को फिलोसफर याद होगा, कौन कौन सा फिलोसफर था, है ना, क्या नाम बताइए, जीन जैक रोसियो, है ना, जॉन लॉक, है ना, मॉन्टेस्क्यू। तो ये सब क्या थे, ये सब जनता को बताते थे कि देखो राजा तुम लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो यहाँ पर लीडर भी आएगा और वो बताएगा कि ये सब चीज़ गलत हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, हिस्ट्री रिमेन कांस्टेंट, हिस्ट्री सेम है, फ्रेंच एवोल्यूशन से तुमको कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, देखिए। तो अब जैसे ही आते हैं महात्मा गांधी, तो वो अपने एक थिंकिंग के साथ, वो अपने आइडियोलॉजी के साथ आते हैं जिसका नाम है सत्याग्रह, जो कि है हमारा टॉपिक क्या है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी जब आते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कुछ कटवट नहीं रहा है ना, क्योंकि पिछले क्लास में सब कट कूट गया था। हाँ, कुछ तो कट नहीं रहा है, चलिए। तो महात्मा गांधी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी आते हैं सत्याग्रह के साथ। सत्याग्रह एक थाउट है, सोच है। अब ये सत्याग्रह क्या है, देखिए। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन जनवरी 1915, ये आपको याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी कब आते हैं इंडिया, 1915 में आते हैं इंडिया। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में वो अपना लॉ की तैयारी करने के लिए गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे, तैयारी क्या, पढ़ाई करने के लिए गए थे। और वहीं पर उन्होंने एक सत्याग्रह, जो आइडियोलॉजी है उनका, जो सोच है उनका, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, रेसिस्ट रिजीम के साथ। रेसिस्ट रिजीम के साथ, देखो साउथ अफ्रीका में क्या, काला गोरा का बहुत भेदभाव था। काला लोग को जो है वो मतलब कि काला लोग को जो है ना मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, मतलब उनको जानवर की तरह वहाँ पर ट्रीट करते थे। तो जो गांधी जी हैं वो वहाँ जाकर देखते थे कि ये गलत हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बताया था वहाँ के लोगों को। तो सत्याग्रह है क्या, वो गांधी जी का एक मतलब एक तरह का वेपन है। अब बताते हैं क्या कहने का मतलब है। साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब जैसे कि है व्हाट इज सत्याग्रह, बोल तो रहे हैं कि गांधी जी आए थे, सत्याग्रह लेकर आए थे। सत्याग्रह क्या क्या बैग है जो सत्याग्रह लेकर आए थे, ठीक है। देखो, तो सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्या और आगरा, ठीक है। सत्या का मतलब तो सच होता है, और आगरा का मतलब वो आगरा नहीं, ठीक है। आगरा का मतलब टू होल्ड फिर्म, मतलब हाथ पकड़ के, मतलब सच का हाथ पकड़ के। सत्याग्रह का क्या मतलब है, सच का हाथ पकड़ के, लिख देते हैं, सच का हाथ पकड़ के, ठीक है, सच का हाथ पकड़ के, ये है सत्याग्रह का मतलब। अब देखिए क्या है, इट इम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसने मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या है, पावर ऑफ ट्रूथ और टू सर्च द फॉर ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई में इतना पावर है कि तुमको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, सच्चाई में इतना पावर है, मतलब ये वर्ड है सत्याग्रह। अब देखो, सत्याग्रह का तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है, सत्याग्रह का ये क्या है, सत्याग्रह का ये जो है ये एक्चुअल मीनिंग है। सत्याग्रह का ये वाला जो मीनिंग है ये एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग हमारा ये वाला है, सत्याग्रह का ये हमारा एक्चुअल मीनिंग है। लेकिन जो हमारा फिलॉसफिकल वाला मीनिंग है, फिलॉसफी वाला मीनिंग है,
फिलॉसफी वाला मीनिंग क्या है वो देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आप ये बताओगे सत्या प्लस आग्रह, सत्या मतलब ट्रूथ और आग्रह मतलब हाथ पकड़ के, ठीक है, तो ये सत्याग्रह हो गया। लेकिन फिलॉसफी वाला मीनिंग अगर देखा जाए तो फिलॉसफी वाला मीनिंग गांधी जी ने क्या बताया था कि इफ द काउज इज ट्रू, अगर आपका काउज जो है वो ट्रू है, मतलब अगर आप सच्चे हो, तो स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, तो जो तुम्हारा स्ट्रगल है किसके जो बेईमान लोग हैं, यानी कि जो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय करने वाले लोगों के साथ, तो जो तुम्हारा स्ट्रगल है, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसर, तो तुमको कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है कि तुम बंदूक ले लो और जाके उनको मारना पीटना शुरू कर दो और बताने लगो कॉलर पकड़ पकड़ के कि हम सच बोल रहे हैं, वो करने का जरूरत नहीं है। ऑपरेसर शुड बी परसुडेड टू सी द ट्रूथ, ऑपरेसर को एक दिन खुद ही समझ में आएगा कि उसको सच्चाई दिख जाएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ना कि तुमको वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि तुमको वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है गांधी जी का फिलॉसफी है, तो आप लोग बचपन से जानते हैं गांधी जी का फिलॉसफी। और कौन सा मूवी था, मुन्ना भाई, है ना, मुन्ना भाई, तो वहां था ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम सही हो तो तुम पे अगर कोई फोर्सफुली ऑपरेट भी कर रहा है तो तुम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि तुम सही हो, तो तुम अपना दूसरा गाल बढ़ा दो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आदमी ये वाला गाल नहीं बढ़ा के दूसरा वाला हाथ बढ़ा देता है और उसको जाके लग जाता है और वो नॉक हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आया क्या कहने का मतलब, इतना लंबा चौड़ा। इफ द काउज इज ट्रू स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसर, ऑपरेसर शुड बी परसुडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, जरूरी नहीं है कि वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े, एक ना एक दिन जो अगर आप सच्चे हो तो ऑपरेसर को खुद ब खुद सच्चाई दिख जाएगा। तो कहने का मतलब अगर तुम पे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, तुम दूसरा गाल थप्पड़ मारोगे तो वो दूसरा गाल पे थप्पड़ मारेगा, तुम तीसरा गाल बढ़ाओगे, तीसरा तो नहीं मतलब दो ही है, एक फिर से अगेन कर दोगे, तो अगर तुम उस पर भी मार खा जाओगे तो उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं। ये कहने का मतलब था गांधी जी का, और ये था हमारा सत्याग्रह। तो समझ में आया, इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर, गांधी जी आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते, वो सत्याग्रह के साथ आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, किसके खिलाफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में, रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ किया था। 1915 में वो वापस आ गए थे। सत्याग्रह का दो मतलब होता है, एक एक्चुअल मीनिंग होता है, एक फिलोसफिकल मीनिंग होता है। एक्चुअल मीनिंग में तो बस सत्या प्लस आग्रह होता है, और जो ये है एक्चुअल मीनिंग में तो बस सत्या प्लस आग्रह होता है, और जो ये हमारा फिलोसफिकल मीनिंग है ये इतना लंबा चौड़ा है। तो ये था सत्याग्रह से जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर से आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट आते के साथ क्या क्या, इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारे वर्ल्ड वार की वजह से हमारे देश में इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर आया, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं गांधी जी आते के साथ। एक्सपेरिमेंट करने का क्या मतलब, वो क्या मतलब केमिकल मिलाएंगे ग्लास में और लैब में बैठ के, नहीं वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अपने सत्याग्रह के बारे में उनको बताते हैं और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, और तीनों आपका मेन क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और देखिए क्या है क्वेश्चन, इस वाले स्लाइड से क्वेश्चन आएगा ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारा, ठीक है। देखिए तो क्या है, यहां पर सबसे पहला वो जाते हैं चंपारण, बिहार में है चंपारण मीट हाउस का नाम सुना होगा आपने, चंपारण बिहार में 1916 में जाते हैं। अच्छा एक बार इसको आप अपने एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, इससे मैं ये नोट्स बनाता हूं, तो आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा क्या है और देख लीजिएगा, ठीक है। मे बी 1917-18 होगा, तो आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हालांकि ये सही है, एनसीईआरटी का ही है, गलत तो हो नहीं सकता है। देखिए तो चंपारण जाते हैं, बिहार में है चंपारण, वहां क्यों जाते हैं, इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स अगेन द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब देखिए प्लांटेशन सिस्टम क्या था, देखिए प्लांटेशन सिस्टम ये था कि आपको जो मतलब वो ये होता है फूड क्रॉप्स ये होता है कि जो हमारे ये लोग हैं, कौन लोग हैं, जो हमारे फार्मर लोग हैं, वो फूड क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब खाने के लिए दाल उगाते हैं, चावल उगाते हैं, और क्या उगाते हैं, फार्मर मतलब खाने के लिए जो भी खाने का सामान होता है, सब्जी उगाते हैं। तो फार्मर क्या उगाते हैं, फार्मर जो है वो उगाते हैं हमारे, फार्मर क्या करते हैं, फार्मर्स उगाते हैं हमारे फूड क्रॉप्स। लेकिन जो प्लांटेशन सिस्टम क्या बोलता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, प्लांटेशन सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा होती है, वो क्या बोलता है कि आप कमर्शियल क्रॉप उगाइए, कमर्शियल
क्रॉप उगाइए, आप कमर्शियल क्रॉप उगाइए। मतलब कहने का कि जो प्लांटेशन सिस्टम है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप फूड क्रॉप्स नहीं उगाइए, आप क्या कीजिए, आप जो फार्मर है, फार्मर जो है, फार्मर क्या करेगा, फार्मर प्लांटेशन कमर्शियल क्रॉप को उगाएगा। कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप जैसे इंडिगो, जैसे इंडिगो, कमर्शियल क्रॉप क्या, जैसे इंडिगो। इंडिगो क्या होता है, नील, है ना, और नील का बहुत डिमांड था उस टाइम में, जो इंटरनेशनल मार्केट था हमारा उस टाइम में, वो खाली नील का डिमांड करता। नील हो गया, ओपियम हो गया, ओपियम 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 हो गया, अफीम जिसको बोलते हैं, ठीक है। नील हो गया यानी कि इंडिगो हो गया, इंडिगो हो गया, और कॉटन हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ का बहुत डिमांड था उस टाइम में, ठीक है। और बोला जाता था कि खाली यही सब उगाओ, प्लांटेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट का जो प्लांटेशन सिस्टम था, और बोला था यही सब उगाओ। और ये सब उगाने से क्या होता था, ये सब उगाने से ये होता था, ये सब उगाने से क्या होता था कि जब फार्मर ये सारा चीज़ उगाता था तो जो हमारा फील्ड है, जो हमारा फील्ड है, यानी कि फील्ड मतलब क्या, जो हमारा खेत है, खेत जो है वो क्या हो जाता था, बंजर। बंजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बताओगे बंजर को, हमको नहीं पता भाई, उतने बढ़िया टीचर नहीं है हम, ठीक है। बंजार नहीं होता है, बंजर होता है, ठीक है। बंजर खेत जो हो जाता था वो क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, मतलब खराब हो जाता था, मतलब वो अपना पावर ही खत्म कर देता था। क्योंकि कमर्शियल क्रॉप को उगाने के लिए जमीन को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। उस टाइम में फर्टिलाइजर उतना था नहीं, वो जो मैन्योर वैन्योर होता है ना, खाद वाला जो नेचुरल खाद होता है उसी से करते थे। तो ये सब चीज़ तो फूड क्रॉप्स उगा लेते थे, लेकिन बोला जाता था कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान